हेलो बच्चों, वेलकम टू एसकेएम स्टडी। आपका स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म पे एसकेएम स्टडी पे। बच्चों, हम आज आपका नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है द इंटरव्यू, और इसको लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम ओ डगलस जी ने इसको लिखा है। बेटा, ये कहानी है एक इंटरव्यू की। ठीक है, कि इंटरव्यू का नेचर क्या होना चाहिए या लोगों को पसंद आता है। तो इस कहानी में मेन मेन इन्होंने ये दिखाया। एक ये बुक का एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट समझते हैं आप? जैसे किसी बुक का कुछ पन्ने फाड़ के आप निकाल के उसको बता दें कि ये नई कहानी है। तो है ना, ऐसा इन्होंने डगलस साहब ने यही किया था कि बुक से कुछ निकाल के, ठीक है, और इसको एक इंटरव्यू एक नाम की एक बुक थी उसी से इन्होंने इसको निकाला है। ठीक है, इस बुक में इसमें है क्या आप में देखिएगा, इसमें बस ये बताया गया है कि इंटरव्यू अच्छा होता है या बुरा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? जो सुनते हैं। जैसे आप किसी को फॉलो करते हो, उसका इंटरव्यू देखते हो, तो आपको समझ में आता है कैसी पर्सनालिटी है। तो उसके फॉलोअर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। और उनके लिए बुरा है जो इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन अपना कुछ प्राइवेट रखना चाह रहे हैं बात, तो वो पब्लिक आ जाती है। ठीक है, वहां पे कुछ भी अपनी लाइफ कैसे रखना चाह रहे हैं तो वो पब्लिकली हो जाता है। तो इसी के बारे में ये आपका पूरा चैप्टर स्टोरी नरेट करता है। तो अगर इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समरी देखते हैं कि इस इंटरव्यू चैप्टर की समरी क्या है। द इंटरव्यू एक्सप्लोर्स वेरियर फैक्ट्स ऑफ इंटरव्यू एज अ जर्नलिस्टिक टूल एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जैसे जर्नलिस्टिक मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं बच्चों, जर्नलिस्ट क्या होते हैं? अरे जो इंटरव्यू लेते हैं, पत्रकार वगैरह जो नहीं होते, उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, और एक जो है कई प्रकार के फैक्ट्स आपको कई प्रकार की बातों से परिचित कराता है। देखिए क्या क्या इंटरव्यू का नेचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करता है नेचर ऑफ इंटरव्यू। नेचर ऑफ इंटरव्यू क्या होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, क्या होता है। ठीक है, देखिए, द इंटरव्यू इन्वेंटेड ओवर 130 ईयर्स एगो। बच्चों, 130 साल पहले इंटरव्यू क्या किया गया था? अम, लाया गया था। ठीक है, इन्वेंट हुआ था। हैज बिकम अ यूबिक्यूटोस पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, जो कि अब जर्नलिज्म का बड़ा ही अभिन्न सा अंग बन गया है। मोस्ट लिटरेट इंडिविजुअल्स हैव एनकाउंटर्ड इंटरव्यूज। बहुत सारे लिटरेट जो है लोग हैं जो कई बार जो है इंटरव्यू से आमने सामने हुए हैं। काउंटलेस सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड। बहुत सारे मतलब जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे जो है सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है। अब तो इंटरव्यू का तरीका बदल गया है बच्चों। जब ये बुक लिखी गई थी उस समय की बात हो रही है सारी बातें। वायरिंग ओपिनियंस ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के विभिन्न विभिन्न अपने अपने ओपिनियन, जिसके जो थॉट्स होते हैं, सब लोग अलग अलग थॉट्स देते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखिए, इंटरव्यू का पॉजिटिव थॉट्स क्या है, पॉजिटिव व्यू क्या है। some consider the interview in its highest form a source of truth and an art। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? सत्य और कला का एक जो है फॉर्म मानते हैं, कि एक जो है इसमें क्या है, सत्य बातें बताई जाती हैं, सही बातें, ट्रुथ बताया जाता है, और इसमें हमको कुछ ये इंटरव्यू क्या है, एक आर्ट जैसा उनको लगता है कि आर्ट है, किसी से क्वेश्चन पूछना या उसके बारे में जानना। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। डेनिस ब्रायन, ये एक व्यक्ति है बच्चों, इनका नाम याद रखना। जितने नाम इसमें आ रहे हैं, ये नाम से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाल देगा। तो ये सभी याद रखना कि डेनिस ब्रायन क्या कौन है। ये इसको जो है पॉजिटिव वे में देखते हैं इंटरव्यू को। और इम्पोर्टेंस इन फॉर्मिंग विविड इंप्रेशन ऑफ contemporaries and the interviewers significant power and influence। इनका मानना है डेनिस ब्रायन जी का, ब्रायन ब्रियान जो भी आप पढ़ना चाहो, ब्रायन ही पढ़ते हैं। जैसे ब्रायन लारा है क्रिकेट में तो ब्रायन ही पढ़ते हैं। इनका मानना है जो इंटरव्यू होता है वो एक सिग्निफिकेंट पावर दिखाता है। ठीक है, किस चीज के बारे में? और एक इन्फ्लुएंस जो है होता है। भाई देखिए, जो इंटरव्यू जो इस समय इंटरव्यू लेते रहते हैं, वो कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं। ठीक है, उनके पास बड़ी पावर होती है उस टाइम पे, और वो मतलब चाहे तो कुछ भी, लेकिन ये पावर ऐसी होती है कि मतलब वो वाली पावर नहीं होती है जैसे आप गवर्नमेंट की या पुलिस की। मतलब एक ऐसा होता है कि आदमी सामने बैठा है, पब्लिक में बैठा है, कोई सेलिब्रिटी और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो जो पूछने वाला होता है कुछ भी ना क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसकी पावर और एबिलिटी दिखाती है। देखिएगा, एबिलिटी क्या, उसकी पावर। देखिए, निगेटिव निगेटिव व्यूज क्या है इसके, सेलिब्रिटी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, ये तो पीपल के पर्सपेक्टिव से था, और कुछ लोगों का मानना था पॉजिटिव। ज्यादातर सेलिब्रिटी ये सोचते हैं
ये निगेटिव होता है। इंटरव्यू क्या होता है? निगेटिविटी, मतलब इसमें क्या होता है कि किसी के पर्सनल लाइफ को हम उजागर करते हैं, उसके जो है उनको नहीं पसंद होता है लोगों से मिलना घुलना, तो जबरदस्ती का। देखिएगा, मेनी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज विविंग themselves as victims, उनको ऐसा लगता है जैसे हम विक्टिम हैं। हमारा इंटरव्यू डिस्पाइज इंटरव्यूज एज एन अनवांटेड इंटरप्शन ऑफ समथिंग दैट डिमिनिशेस देम। इंटरव्यू ऐसी चीज है जो अनवांटेड है, जो उनको मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको करते हैं, तो क्या होता है, उनकी लाइफ जो है डिमिनिश हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, उससे उनका कैरियर जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा, वीएस नायपाल का क्या कहना है इस बारे में। वीएस नायपाल बिलीव करते हैं कि wounded by interviews and lose a part of themselves, कि इंटरव्यू से कई बार लोग जो है wounded हो जाते हैं और अपना जो है पार्ट ऑफ, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि हम जो है कुछ अपना मिस कर दिए, कुछ जो हमको नहीं बताना था वो बता दिए। और कई बार क्वेश्चन से क्या हो जाते हैं, आहत। यहाँ पे वुंड का मतलब होता है आहत। ठीक है, वो वुंड मत समझ लेना कि जो चोट लगती है तो घायल हो जाते हो, नहीं, आहत। ठीक है, जैसे किसी के बोली से, भाषा से आपको कुछ अपमान सा लगता है, बुरा सा लगता है। ये देखिए, ऐसे ही एक व्यक्ति और हैं, इनका नाम है लेविस कैरोल। बच्चों, इनका नाम याद रखना, इनके थॉट सीधे पूछेगा, सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे, हैड जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, इन्होंने कहा इंटरव्यू क्या है? हॉरर जैसा है। एंड नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, रिपेलिंग दोज हु सॉट टू लाइन आइस हिम। इन्होंने कहा ये जो है, जैसे इनको इंटरव्यू का एक हॉरर लगता था, ठीक है, भयावह लगता था, और ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते थे उनको क्या करते, देखते ही भगाने लगते थे। ये इनका थाट है भाई, लेविस कैरोल का। देखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग कितने अच्छे लेखक हैं, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिख रखी हैं। इनका थाट क्या कहता है, ये क्या सोचते हैं? एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग कंडेमनेटरी एटीट्यूड, कॉलिंग इट इमोरल और क्राइम। इन्होंने तो इसको क्राइम भी कह दिया। रुडयार्ड किपलिंग ने इसको अनैतिक कहा, क्राइम कहा, एसाल्ट कहा, और ये सारी संज्ञाएं इसको दे दी कि भैया इंटरव्यू ऐसा ऐसा होता है। जो कि एक बार ये क्या किए थे, खुद ही मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिए थे, तब भी ये कहते हैं कि इंटरव्यू इतना गलत है, क्राइम है, असॉल्ट है। तो ये विचार हैं आपके जो इतने फेमस फेमस लेखक हैं उनके। देखिएगा, एच जी वेल्स के विचार सुनिएगा, इन्होंने क्या दिया है थाट अपना। refer to it as the interviewing ordeal। ठीक है, कि इंटरव्यू क्या है, ऑर्डियल है। आउट वाज फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज एंड लेटर इंटरव्यूड जोसेफ स्टेलिन। देखो, इन्होंने इंटरव्यू को निगेटिव आइडिया दिया कि भैया निगेटिव है, इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है, ये गड़बड़ होता है, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को क्या करता है, परेशान करता है। उसके बावजूद इन्होंने स्वयं जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा, इसका नाम याद करिएगा, किसका इंटरव्यू लिया था, जोसेफ स्टेलिन का। किसने? एच जी वेल्स ने। और एच जी वेल्स क्या कहते हैं कि इंटरव्यू क्या है, ऑडियल है, खराब है। देखिएगा, सॉल बेलो, सॉल बेलो एक अनदर व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं। इनको देखिएगा, इनका क्या थाट है इंटरव्यू के बारे में, कहते हैं थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। बेटा, जो विंड पाइप होती है गले के पास में, ये कहते हैं जैसे कोई ऐसे करके दाब देता है उसको, ठीक है, तो कैसे घुटन महसूस होती है, इंटरव्यू वैसा ही है। इनका ये विचार है। ठीक है, अब देखिएगा, सर्विसेबल मीडियम। ठीक है, अब इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है कि जो सर्विसेबल मीडियम है, मतलब कि एक ऐसा माध्यम है जो आपको सेवाएं देता है। किस प्रकार की सेवाएं? देखिएगा, डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। द इंटरव्यू इज प्रेजेंटेड एज अ हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम। इसके बावजूद इंटरव्यू क्या है, एक हाईली इफेक्टिव, बहुत ही उच्च स्तर का जो है मतलब संवाद करने का, ठीक है, माध्यम है। क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटीज एंड करंट इवेंट्स, जो कि कहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पर्सनालिटीज हैं उनको हमको समझने में, जो करंट इवेंट है उसको समझने में मदद देता है ये इंटरव्यू। तो बात तो सही है। अब तो इंटरव्यू कितना कॉमन हो गया है, सब लोग खुद ही देना चाहते हैं, और पहले क्या था, कुछ लोगों को नहीं पसंद था। देखो बेटा, ये आपका बुक का क्या है कि पार्ट सेकंड आता है। पार्ट सेकंड में एक है उम्बर्टो इको, उम्बर्टो इको, जो बोलना चाहो। इनका इंटरव्यू लेते हैं हमारे मुकुंद साहब। एक जो है
मुकुंद पद्मनाभन है, ये इंटरव्यू लेते हैं किसका? अंबर्ट इको का। और इनका इंटरव्यू आधे चैप्टर में है, तो इनके इंटरव्यू में इन्होंने क्या उनसे पूछा, क्या जवाब किया, सवाल किया, ये सारी बातें यहाँ पे जो है बताई गई हैं कि इंटरव्यू का निगेटिव पॉजिटिव जो आप सोचना चाहो अपने से विचार बनाएं। इसके लिए आपको पहले तो किताब ने अपना विचार दिया, ठीक है, लेखक ने अपना विचार दिया कि ये होता है, डगलस साहब ने। उसके बाद देखिए ये आपके विचार के लिए थोड़ा सा वहां से कटिंग करके दे दिए हैं कि आप अपना विचार ये इंटरव्यू सुन के बताइए कैसा रहा। देखिए, this section presents an excerpt from an interview with Umberto Eco, conducted by Mukund Padmanabham from the Hindu. द हिंदू पेपर का नाम सुने हैं आप? ये द हिंदू पेपर की बात हो रही है कि द हिंदू की तरफ से मुकुंद पद्मनाभम नाभन नाम के व्यक्ति ने अम्बर्टो इको नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, ठीक है, कि जो एक फेमस नॉवेलिस्ट थे, इनका इंटरव्यू लिया, ठीक है। वो इंटरव्यू आपको एग्जैप्ट करके यहाँ रखा गया है। एग्जैप्ट करने का मतलब कहीं से कुछ चीज फाड़ के कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, दैट इज एग्जैप्ट। देखिएगा, अम्बर्टो इको बैकग्राउंड, अम्बर्टो इको का बैकग्राउंड के बारे में पहले आप जानिए। इको वाज अ रेनोन्ड स्कॉलर इन सेमियोटिक्स, ठीक है। इको जो थे, अम्बर्टो इको थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर थे बेटा। किसके स्कॉलर थे? एक विषय होता है सेमियोटिक्स के, ठीक है, लिटरली इंटरप्रिटेशन and medieval aesthetics before gaining widespread fame as novelist with the name of the Rose, ठीक है। देखिए, ये बहुत अच्छे लिटरली इंटरप्रिटेशन करने वाले थे और मध्यकालीन इतिहास जो था उसके भी अच्छे जानकार थे, ठीक है। ये बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे और इनकी एक नॉवेल थी बेटा, बहुत फेमस नॉवेल थी, उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। इसी के बाद ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे। he written output his extensive and diverse, ठीक है। इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्सटेंसिव तरीके से और डाइवर्स तरीके से लिखा था। बच्चों देखिए, ये क्या थे? ये बहुत स्कॉलर थे, एकेडमिक्स में जैसे रिसर्चर थे ये। लेकिन ये नावल क्या करते थे? पार्ट टाइम काम में, जैसे खाली होते थे जब दिन भर में, तो नावल लिख दिया करते थे 10 मिनट 15 अपने इंजॉयमेंट के लिए। वो इनका इंजॉयमेंट, जो अपने इंजॉयमेंट के लिए नावल लिखा करते थे, फ्रिक्शन स्टोरी बनाया करते थे, वही आगे चल के इनको ख्याति दिलाता है। और जो इनका स्कॉलर है, जो ये एकेडमिक्स में इतने अच्छे प्रोफेसर थे, वो इनका दब जाता है उस ख्याति के नीचे, ठीक है। लोग उनके वजह से इनको नहीं जानते हैं कि ये बड़े स्कॉलर हैं या बड़े शिक्षित हैं। इनको इसलिए जानते हैं कि ये बड़े अच्छे नॉवलिस्ट हैं। इनके रिसर्च काम को वो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे आम जनमानस होगा वो क्या देखेगा? एक जो नॉर्मल चीजें होती हैं वही ज्यादा लोग देखते हैं। ज्यादा रिसर्च विसर्च पेपर कौन पढ़ता है? देखिएगा, इकोस अप्रोच टू वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, देखिएगा, ही बिलीव्स। देखिए, मुकुंद साहब जो थे, मुकुंद पद्मनाभन ने इनसे प्रश्न पूछा कि आप अपना वर्क टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हो, क्या अप्रोच रहती है आपकी? तो इन्होंने इसका उत्तर दिया हुआ है। क्या उत्तर दिया था? ही बिलीव्स ही इज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। वे कहते हैं मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ, एक ही फिलॉसफी पे काम करता हूँ, बस उसके जो है वही मेरा इंटरेस्ट है, और मैं तरीके बदल के उसको लिखता हूँ और लोगों को लगता है कि ये नया है कुछ, ठीक है। नॉवेल्स में भी, इवन चिल्ड्रन के बुक में भी जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, और अपने एकेडमिक्स में भी जो मैं यूज करता हूँ, सब चीज क्या होता है? एक ही थीम, एक ही फिलोसफिकल आइडिया होता है, फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड पीस, जो कि नॉन वायलेंस और पीस पे फोकस होता है। मैं इसी आइडिया पे काम करता हूँ, नॉवेल में भी, अपने जो है रिसर्च वर्क, ये जो वर्क है मेरा एकेडमिक्स का उसमें भी, और चिल्ड्रन के बुक जो मैं लिखता हूँ उसमें भी, तीनों जगह मैं यही करता हूँ। तो ये उनका उत्तर था। he utilizes interstices। देखिए, ये जो वर्ड है इसको याद कर लीजिएगा, interstices, ठीक है। ये उनका स्वयं का बताया गया वर्ड है। किसका? कहाँ गए भैया? इको साहब का। इको साहब कहते हैं कि जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं लाइफ में, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है कि उन्होंने बताया कि जैसे आप तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पे आइए, ठीक है, तो जो टाइम मिलता है उतने में तो मैं एक नॉवेल लिख सकता हूँ। तो ये कहने का मतलब इनका है ये है कि डेली 10-10 15-15 मिनट जो नीचे से ऊपर आप चढ़ने लगाते हो, 4 मिनट 6 मिनट, उतना टाइम मैं किस में खर्च करूंगा? मैं नॉवेल लिखने में खर्च करूंगा। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि ये इनका क्या है, इसी को इन्होंने इंटरेस्टिसेस कहा है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एम्प्टी स्पेस इन लाइफ सीधे पूछेगा, इंटरेस्टिस मीन्स एम्प्टी स्पेस इन लाइफ।
लाइक वेटिंग फॉर एन एलिवेटर टू राइट। ठीक है, जैसे आप एलिवेटर के लिए, लिफ्ट के लिए वेट करते हो, टू राइट डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, कि आपको समय कहाँ यूज करना है ये आप डिसाइड करते हैं। कि जैसे आप जो है किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सब टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी को इन्होंने ये वर्ड का नाम दिया हुआ है, इंटरेस्टिसेस। देखिएगा, इकोज डिस्टिंक्टिव एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। जो इको जी थे, उनकी डिस्टिंक्ट मतलब उनकी राइटिंग स्टाइल जो थी वो सबसे अलग थी। क्यों अलग थी, देखिएगा उसके बारे में। कोई ऐसे ही नहीं पॉपुलर हो जाता, कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ता है। देखिए इनका यूनिकनेस क्या था। His non-fictional and scholarly work has a playful and personal quality, departing from the typical dry academic style. ये क्या किया करते थे बच्चों, इन्होंने बताया हुआ है कि मैं पहले, जैसे बुक होता है तो मैं पहले से अजम्पशन बना के नहीं लिखता हूँ। जैसे पहले से ही लेखक क्या होते हैं, कोई भी पोएट होगा या कोई भी स्कॉलर होगा, कोई भी कुछ लिखते हैं तो उनका पहला काम क्या होता है, पहले उस चीज का थॉट विकसित कर लेना, एजम्पशन बना लेना। ठीक है, पहले से ही पूर्वाग्रहित हो जाना उस चीज के बारे में, उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट करना। ये करते हैं सभी लोग, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले लिखना स्टार्ट किया, कुछ जो भी विचार आ रहा है लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें जैसे जैसे बदलाव होते जाएंगे उसको बदलाव को वो करते जाएंगे। इसके कारण क्या होता है कि इनको जो नावल वगैरह होती है ना, वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो क्या हो जाती है, प्लेफुल हो जाती है और पर्सनल क्वालिटीज से भर जाती है। ठीक है, एकेडमिक स्टाइल की तरह नहीं, एकेडमिक स्टाइल की तरह नहीं। देखिएगा, ही लर्नड एट 22 दैट स्कॉलरी बुक्स शुड बी टेल द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। उन्होंने 22 की उम्र में ये जान लिया था कि स्टोरी ऑफ रिसर्च जो होता है, ठीक है, स्कॉलर वो कैसा बुक्स मतलब कैसे लिखते हैं, और वो कैसे, ये सारी जानकारी इनको 22 की उम्र में हो गई थी, इंक्लूडिंग ट्रायल्स एंड एरर्स। इन्होंने ट्रायल्स और एरर्स भी देख रखे थे, क्या गलतियां होती हैं, कैसे हमको लिखना है, सारी चीजें। विच गिव्स हिज एसेज अ नरेटिव एस्पेक्ट। जो ये सब चीजें उनको क्या देती थी, जब वो ऐसे लिखते थे तो उनका एक नैरेटिव मतलब होता है कि पूरे कहानी का सारांश उनको समझ में आता था कि क्या जो है हम ऐसे में लिख रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट मिल जाता था, एक दिशा मिल जाती थी उनको लिखने की। दिस आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स लेटर इन लाइफ। यह जो है सब बताता है कि कैसे वो जो है लाइफ में आगे क्या लिखने लगे, नावल लिखने लगे। नावल लिखने के लिए पहले आपको ऐसे वगैरह में अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसके अलावा आपका जो है नरेटिव जो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये बताते हैं कि ये सब इनका पहले से ही क्लियर था, बड़ी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, जिससे ये आगे कुछ अच्छा कर पाए। देखिएगा, इको सेल्फ परसेप्शन, इको का स्वयं के बारे में परसेप्शन क्या था, विचार क्या था। देखिए, डिस्पाइट द इमेंस सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल्स, उनके नावल जो थी बेटा उसके बहुत ही ज्यादा सफल होने के बावजूद, इको प्राइमरली आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इको क्या करते थे, अपने आप को नॉवलिस्ट न बताकर क्या बताते थे अपनी पहचान, कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो कि संडे को ही सिर्फ नॉवेल लिखते हैं। ही पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक्स conferences, not writers club, and aligns himself with the academics community। वो कहते हैं कि मतलब कि इको साहब कहते हैं कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो है एकेडमिक्स जो कम्युनिटी है, जो उनके अलायंस है, वहां पे मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। जब कभी समय मिलता है, मैं कभी भी राइटर्स के क्लब में, जो कि नावल वगैरह और तमाम प्रकार के राइटर उनके क्लब में नहीं जाता हूँ। He acknowledges that his novels reach a larger audience than his semiotics work। जो उनका रिसर्च वर्क था सेमियोटिक्स का, वो उतना जो है पॉपुलर नहीं था जितना जो है उनका नावल, बहुत ही लार्ज ऑडियंस, मतलब लार्जर ऑडियंस, बहुत ज्यादा लोगों में वो जो है पॉपुलर हो गए थे, इस वजह की वजह से जो नावल लिखते थे, न कि उनके रिसर्च वर्क के वजह से बच्चों। सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। देखिएगा, आप लोग बोर हो सकते हैं, ठीक है, इन चीजों से बोर हो सकते हैं कि समरी है, कहानी है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन आपको लाइफ में गोल देने के लिए बच्चों, ठीक है, जो आपका गोल होता है लाइफ में कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद अगर कोई करता है, तो जहां तक मेरा मानना है, वह हिंदी
अंग्रेजी और जो आपके अन्य विषय समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास ये सब विषय करते हैं। ये आपको परिचित कराते हैं कि हमको कैसा इंसान होना चाहिए और हम लाइफ में क्या करने वाले हैं। आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। अरे खाते पीते मरते तो सभी हैं जी, ये काम तो जानवर भी करते हैं। आप क्या हो? इंसान हो। आप अगर पैदा हुए हो तो इस धरती को कुछ दे के जाना है अच्छा। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके थॉट भी तो अच्छे होना चाहिए, तभी तो विचार आपको अच्छे आएंगे। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा? ये आपको ऐसे तरह तरह के बुक पढ़ के, जैसे आप ये अपने 12th का ग्राम ये पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का फ्लेमिंगो पढ़ रहे हैं, पोएट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद तमाम प्रकार की जैसे खाली टाइम है नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक नॉलेज मिलता है। ओवरऑल आपको ये एक अच्छा जो है आपके नॉलेज को इन्हांस करते चला जाता है। ठीक है, आपको समझ आता है कि हाँ हमको जो है कुछ जानकारी हो रही है। आप पहले से अपने आप को बेहतर पाते हो। जब आप बेहतर पाते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को भले ही मन लगे या ना लगे इंटरेस्ट जगाने। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है? आप पढ़ोगे, आप अगर उसको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है तो वहीं पे कहेंगे कि नहीं टीचर गड़बड़ है, टीचर गड़बड़ है। अगर टीचर नहीं गड़बड़ है तो बुक ही गड़बड़ है हमारी, कि ऐसा सिलेबस डाला गया है यहाँ पे। और फिर अगर बुक भी नहीं गड़बड़ है तो स्कूल गड़बड़ है, बोर्ड ही गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे लोग खराब नहीं हो सकते बच्चे, आप भी खराब नहीं हो, बस आपका इंटरेस्ट नहीं आता है। आप इंटरेस्ट डेवलप करिए। बाद में रोना धोने वाला काम नहीं कि सर जी हमको 1 महीने में ऐसा कोई सॉल्यूशन दीजिए कि हम बड़ा जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, बड़ा एकदम करेक्ट आंसर लगा दें। अरे इतना टाइम है, क्या कर रहे हो? धीरे-धीरे ही सही, बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है। थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ते चलोगे, उस समय किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर जी मैराथन करवाइए, क्या करवाइए। वो तो सब कराते ही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको दोहरा लाभ मिलेगा, अगर आपका पहले से तैयार है। ठीक है? आप ज़्यादा परसेंटेज लाएँगे और परसेंटेज का फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है? कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस स्तर बहुत अच्छे हो जाएगा। और उसके अलावा कहीं वैकेंसी या वांट जहाँ आती है या कहीं भी जहाँ परसेंटेज की वैल्यू है, वहाँ पे आपको आपको क्या मिलती है? एक एज मिल जाती है। सक्सेस ऑफ द चलो बच्चों स्टोरी पे आते हैं। सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ठीक है। ये किताब का नाम है बेटा द नेम ऑफ द रोज। इस किताब की सफलता जो नॉवलिस्ट टीको साहब हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेसर भी हैं, वो कहाँ से जाने गए? यही किताब जो उनकी अच्छी सेलिंग हो गई थी, इसी की वजह से उनका नाम मार्केट में बन पाया। देखिएगा, इको नोट्स दैट इको ने नोटिस किया journalists and publishers were puzzled by the novel's mass appeal, as they often believe people prefer trash over difficult reading experiences. देखिए, जो बच्चों नॉवेल के मतलब पब्लिशर थे और जो जर्नलिस्ट वगैरह थे, उनका ये मानना था कि जो नॉवल लिखे हैं, ये ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि लोग जो है ट्रेस राइटिंग, जो सिंपल भाषा में लिखी हुई चीजें होती है उसको प्रीफर करते हैं, न कि डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, कठिन चीज को नहीं पढ़ना चाहते हैं, सरल सरल चीजें पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या कि ये जो है 3000 प्रिंट कराए थे बुक का, नावल का, अपने किस बुक का? इस बुक का द नेम ऑफ द रोज का, कि अमेरिका में ये बस 3000 ही बिक पाएगा, इससे ज्यादा बिकना संभव नहीं है। लेकिन ये बुक बिक गई कितनी? 30 लाख। कितनी बिक गई? 30 लाख। तो 30 लाख लोग लेगा कौन? लोग लेंगे, आम लोग ही तो लेंगे। ठीक है, तो इससे इनको पता चला कि इनकी बुक क्या है, काफी अच्छी लिखी हुई है, इसमें अच्छी जानकारियां हैं। देखिएगा, he argues that a significant portion of readers do not want easy experiences all the time. इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब कुछ अच्छे अमाउंट में लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, कि जो इतना इजी एक्सपीरियंस भी नहीं जो है लेना चाहते हैं कि एकदम इजी इजी लिखा रहे, बस उनको जानकारी अच्छी चाहिए होती है। जस्ट एज ही enjoys लाइट एंटरटेनमेंट ओकेशनली बट नॉट कॉन्स्टेंटली। जो क्या करते हैं कभी कभी ओकेशनली, प्राय जो है कुछ अच्छी जानकारियां लेना चाहते हैं, ऐसे लोग की कमी नहीं है। ठीक है, कि जो भी जो है कंटिन्यूस पढ़ते हैं चीजों को, वो तो है ही जो हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खाली टाइम पे क्या करना चाहते हैं? अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी चीजों में यही नहीं है कि सरल सरल चीजें ही पढ़ें, जो उनको मिल जाता है बढ़िया चीज जानकारी वाली उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है इनका। देखिएगा, ये इको साहब का कहना है, जो मुकुंद जी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे, द सक्सेस ऑफ द नॉवेल, 5 सवाल पूछते हैं उनसे मुकुंद जी। कितने पूछते हैं? 5 सवाल।
वो 5 सवाल आपके समरी में बताए गए हैं, आपके क्वेश्चन आंसर में भी हैं, आपको आ जाएंगे। द सक्सेस ऑफ द नॉवेल डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्स थीम्स, जो नावल की सफलता है बच्चों, इसके जो कॉम्प्लेक्स जो जटिल इसका विचार है, उसके बाद जटिल विचार मतलब उसमें मेटाफिजिक्स के बारे में बताया गया है, थियोलॉजी के बारे में बताया गया है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि एक मिस्ट्री जैसा लगता है, ठीक है, इसका सक्सेस होना, वो बिलीव्स इट्स टाइमिंग वाज क्रूशियल एंड अनप्रेडिक्टेबल, जो इसका समय है मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, और बड़ा ही क्रूशियल टाइम था जिस टाइम पे ये जो है नॉवेल निकली थी, ऐसा कुछ नहीं है। इस विदाउट मतलब इतना होने के बावजूद कॉम्प्लेक्स थीम और ये सारे विषय जो अजीब-अजीब से विषय हैं, मेटाफिजिक्स, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, थियोलॉजी, ठीक है, भगवान के बारे में जो पढ़ाते-वढ़ाते हैं, समझते-समझाते हैं, ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री तो हार्ड होता ही है, आप लोगों को पता ही है, हार्ड नहीं होता बच्चों, थोड़ा जटिल होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हुई होती हैं, तो उसको जो है अरेंज करने में और लोगों को जो है अजीब लगता है, बकवास लगता है, तो इन सब विषयों के बावजूद ये नॉवेल क्या हुई, बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुई, ठीक है, ये बताना चाहते हैं। तो इससे क्या है, सरप्राइज है कौन, स्वयं इको साहब। देखिए, की टेकअवेज फ्रॉम द इंटरव्यू विद इको, अब जो की पॉइंट निकल के आए इंटरव्यू के, इको के इंटरव्यू के, देखिएगा, इकोस इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हिज डाइवर्स इंटेलेक्चुअल परसूट, इको का जो है एक समग्र इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच क्या था, डाइवर्सिटी डाइवर्स जो है इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ठीक है, कि बौद्धिक जो है उनका जो परस्यूट था, जो लिखने का मतलब सारी चीजों का तरीका था, वो क्या था, आपने शुरू में पढ़ा है, वो एक फिलोसफिकल आइडिया से चलते हैं, उन्होंने कुछ आइडिया बना लेते हैं कि भैया हमको शांति पे बात करनी है, नॉन वायलेंस अहिंसा पे बात करनी है, इसी थीम के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो इनका क्या होता है, एक स्पेशल इनका थीम होता है, इज यूनिक मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग स्मॉल पॉकेट ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी, और जो उनका छोटा छोटा टाइम का पॉकेट होता है, टाइम पॉकेट मतलब बच्चों जैसे 10 मिनट निकाल लिया, 20 मिनट निकाल लिया बीच में किसी काम से, तो ये काम क्या उनका प्रोडक्टिविटी की जो प्रोडक्टिव काम होता है उसमें ये लगाते थे, नावल लिखने में या किसी और काम को करने में, ठीक है, जहां से उनको कुछ अच्छा मिल सके। हिज अनकन्वेंशनल एंड नरेटिव ड्राइवन एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, देखिए उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो एकेडमिक स्टाइल का नहीं था, कैसा था, अनकन्वेंशनल जो होता है राइटिंग स्टाइल वो फॉलो नहीं करते थे, कन्वेंशनल फॉलो करते थे, नॉर्मल लिखते जा रहे हैं, बस उसमें जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस करते जाएं, न कि पहले से एजम्पशन बना के चलें, पहले से अगर पूर्वाग्रहित कोई रहेगा तो उसका जो आप पढ़ोगे तो जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, ये ऐसे समझ सकते हैं, देखिए थोड़ा हार्ड है, हम मान रहे हैं, ये सब ये टॉपिक जो दिया गया है चैप्टर, सारे चैप्टर में सबसे बकवास चैप्टर लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी सीधे स्टोरी नहीं है इसकी। देखिएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, तो न्यूज़पेपर की एक दो जब आप न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाता है कि ये पेपर लेफ्ट वाले ने लिखा है कि राइट वाले ने लिखा है, आपको पता चल जाता है कि सेंट्रल वाले ने लिखा है। अब ये मत पूछ लेना कि सर जी लेफ्ट राइट और सेंट्रल क्या है, भाई लेफ्ट का मतलब जो वामपंथी विचारधारा के हैं, राइट मतलब जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, सेंट्रल मतलब जो बीच वाले हैं, न ज्यादा वाम न ज्यादा दक्षिण, ऐसा माना जाता है कि राइट वाली पार्टी कौन सी है, जैसे आपकी बीजेपी हुई, ठीक है, आईएनसी को लेफ्ट माना जाता है। आपने कक्षा 10 में 9 में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, ये वहीं से शब्द निकल के आए हैं, लेफ्ट राइट और सेंट्रल, ठीक है, तो बच्चों ये जो विचारधारा होती है कि जैसे राइट वाले क्या होंगे, बहुत ज्यादा राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, बहुत ज्यादा राष्ट्र की तैसी की, लेकिन लेफ्ट वाले क्या करेंगे, सबको लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा कट्टरता का व्यवहार नहीं दिखाएंगे, तो यही होता है, ठीक है, वो थोड़ा लचीले रहते हैं, थोड़ा कम लचीले रहते हैं, यही सब डिफरेंसेस हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पेपर कहाँ जा रहा है लेके हमको, कि एक एडिटर जो होगा या इसका जो ओनर होगा, ये क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट की बात है कि राइट, आपको समझ में आ जाता है। ऐसे इसमें भी है, लिटरेचर में भी है बच्चों, जब आप पढ़ते हो किसी की नॉवेल या कुछ, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके थॉट क्या हैं, कि जिसने इनको लिखा है उसके थॉट क्या हैं, क्या वो राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, या फिर सेंट्रल का व्यक्ति है, या फिर इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है, आपको ये पता चल जाता है। तो यही बात जो है यहाँ पे की जा रही है। देखिए,
his strong self-identification as an academic, even with his success as a novelist। ठीक है, ये इको साहब के बारे में बात हो रही है कि जो की पॉइंट निकल के आया कि उनका बहुत जो है अच्छे से मतलब अपना जो आईडी बताने में कि मतलब अपनी पहचान बताने में वो गर्व महसूस करते थे क्या कि मैं एकेडमिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैं क्या हूँ, प्रोफेसर हूँ, न कि मैं एक सक्सेसफुल नॉवलिस्ट हूँ। ठीक है, उनका विचार था क्योंकि उन्होंने 40 से ज्यादा रिसर्च कर रखे थे और नॉवेल तो उनके कुछ ही आए थे। देखिएगा, his respective on the audience, his perspective for the audience on the audience for complex literature, challenging the nation that the public only desire easy reads। ठीक है, उनका जो पर्सपेक्टिव था कि जो है ऑडियंस जो होती है वो कॉम्प्लेक्स लिटरेचर जो होते हैं, जो जटिल जैसे कि पोएम्स वगैरह, पोएट्री वगैरह होती है, ठीक है, उसको पढ़ने के बजाय वो क्या पढ़ते हैं, वो सरल सरल क्या पढ़ना चाहते हैं, ऐसे जो होती है लिखे उसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये गलत साबित हुआ। ऐसा नहीं है, पब्लिक को अगर अच्छी राइटिंग मिले तो वो अच्छी राइटिंग की ओर भागते हैं, वो सरल हो, थोड़ा सा जटिल हो, उसको वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि इनकी बुक, ठीक है, उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, तमाम प्रकार की बातें की गई, उसके बावजूद सक्सेस उसको मिली, अच्छी खासी सक्सेस मिली। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप कि आपको दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 मार्क के आते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने पढ़ा है यहीं से सीधे उठा के आएंगे। व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू साक्षात्कार क्या होता है? एन इंटरव्यू इज द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है? एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू और समटाइम्स मोर पार्टिसिपेंट्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, पूछने या बताने के लिए, जो ये कभी कभी दो लोग, कभी दो से अधिक लोगों का एक साथ जो है इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, इसको इंटरव्यू कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द इंटरव्यूअर आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू द इंटरव्यू या इंटरव्यूज एंड गेट्स आंसर्स फॉर पब्लिक। देखिएगा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू साक्षात्कार लेने वाला होता है, और जो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, कई सारे लोग हैं इंटरव्यू देने वाले, तो इन लोगों से क्या तरह तरह के प्रश्न पूछता है, ये होता है इंटरव्यू। अरे इंटरव्यू अब तो काफी ज्यादा मॉडर्न जमाना है, आप लोग इंटरव्यू के बारे में बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। इतना तो जानकारी आपको है ही कि एक इंटरव्यूअर होगा, सामने कुछ लोग होंगे या कुछ एक व्यक्ति होगा, उससे कुछ पूछा जाएगा और वो आंसर करेगा उसका। देखिएगा, व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। साक्षात्कार के बारे में कुछ लोगों द्वारा क्या दावा किया जा सकता है? देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि साक्षात्कार के द्वारा क्या दावा किया जा सकता है, इसका आंसर देखते हैं पहले, फिर बातें करेंगे। सम पीपल माइट हैव मेड क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट जो है क्लेम करते हैं, दावा करते हैं इन चीजों का कि इंटरव्यू क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है जानकारी प्राप्त करने का, बहुत ही अच्छा साधन है क्या, जानकारी प्राप्त करने का, सही बात जानने का। ठीक है, और सही चीजें जो है रखने का, और ये क्या है, एक कला है, ये प्रैक्टिस क्या है, एक कला है। ठीक है, ये इंटरव्यू एक कला है, सही बातें बताता है, सही जानकारियां देता है कि हमको किससे जो है इंटरव्यू किससे लेना है, अगर हम किसको फॉलो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्या होता है इसका, बहुत ही अच्छा साधन होता है। बच्चों, ये हैंड रिटन नोट्स होती हैं, उसमें आपके मीनिंग्स जो होते हैं, वो जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है, जैसे लिखा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है, या प्रैक्टिस लिखा है, अब मान लीजिए एस की जगह सी ऐसा हो गया और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो, इसके लिए आपको ऐसे इसको टाइप करा के दिया जाता है। समझ लीजिए, आपको इतना जो है मेहनत यहाँ पे की जाती है जिससे आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ के यहाँ से कुछ अपने को निकाल पाए, अच्छा नंबर निकाल पाए, इसलिए इसको टाइपिंग। नहीं तो देखो ग्रामर का आपका कैसा दिया जा रहा था नोट्स, और इसका कैसा नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिससे आपका मीनिंग तक भी एरर ना होने पाए। और इसके बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करते हैं बच्चों, तो बताइए फिर एग्जामिनर क्या कर सकता है और टीचर क्या कर सकता है? चलिए देखते हैं इसके आगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रीमिटिव कल्चर एज पर द टेक्स्ट? पाठ के अनुसार आदिम संस्कृति में
क्या विश्वास है, का विश्वास क्या है? देखिएगा, इन सम प्रिमिटिव कल्चर, पुराने समय में, ठीक है, जो कल्चर था, इट इज बिलीव्ड दैट द वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ somebody then one is stealing that personal soul। देखो बच्चों, पुराने समय में लेखक के अनुसार एक विचार दिया गया है कि लोग क्या मानते थे कि अगर आपकी कोई फोटो ले लेता है तो वो आपका पहचान चुरा के भाग गया, आपकी आत्मा चोरी करके भाग गया। ठीक है, अब आप बिना आत्मा के हो गए। ये आज से 100-150 साल पहले की बात हो रही है, 150 साल पहले की, कि पहले लोग क्या विचार बनाते थे, अगर किसी ने फोटो ले ली तो आपका सोल क्या हो गया, आत्मा वो चुरा के भाग गया। ठीक है, अब तो सब लोग फोटो लेने के लिए मरे जा रहे होते हैं। सोचिए पहले के लोगों का विचार क्या था कि अगर किसी ने पेंटिंग बना दी आपकी फोटो की तो समझ लो कि ले गया, आपकी आत्मा ले गया कैद करके। तो इस टाइप के प्रिमिटिव विचार होते थे। ऐसे ही कुछ इंटरव्यू के बारे में कहानियां इन्होंने, डगलस साहब ने बताई है कि लोगों का ऐसा ही मानना है कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो गुप्त जानकारी होता है वो निकल के क्या आ जाता है, पब्लिक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड व्हाई? लुइस कैरोल ने खुद को जनता से कैसे अलग किया और क्यों? Lewis Carroll separated himself from the public by never consented for an interview। लुइस कैरोल क्या थे, अपने आप को पब्लिक से कैसे अलग किया उन्होंने, कभी भी इंटरव्यू के लिए सहमत नहीं बनी इनकी। ही नेवर मेट विद हिज फैंस, कभी भी अपने फैन से नहीं मिले और न ही अपने फॉलोअर से मिले। ही डिड बिकॉज ही हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर ऑलवेज इन हिज हार्ट। क्योंकि उनके हृदय में क्या होता था, एक डर बना, भय बन गया था इंटरव्यूअर के बारे में कि इंटरव्यू लेगा तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, ये करेगा वो करेगा। दस ही रिमेन फॉर फ्रॉम द इंटरव्यू। सो इसलिए वो इंटरव्यू से दूर रहा करते थे। समझ में आया जी? एक एक से लोग हुए हैं जो इंटरव्यू से इतना भागते थे। हु वाज कैरोलिन? कैरोलिन कौन थे? व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी? कैरोलिन कौन थी और उसने अपने डायरी में क्या लिखा हुआ था? देखिएगा, कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। कैरोलिन कौन थी? रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी। अ प्रोफिलिक राइटर, जो एक प्रोफिलिक राइटर थे। कौन? रुडयार्ड किपलिंग। इन हर डायरी, उन्होंने, कैरोलिन ने अपने डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को देयर डे वाज wrecked by टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि उनका दिन जो हो गया था पूरा बर्बाद हो गया था। दो जो है रिपोर्टर आए थे बोस्टन से, उन्होंने इंटरव्यू के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग का जो है इंटरव्यू लेने दो लोग आए थे बोस्टन से, उन्होंने उनका ऐसा इंटरव्यू लिया, ठीक है, कि उससे क्या हुआ, सारा का सारा दिन उन लोगों का बर्बाद हो गया। मतलब कि वो ऐसी बातें जो है पूछी गई, ऐसी बातें बताई गई कि इससे जो है पूरा का दिन उनका समय खराब हो गया। तो ये बातें जो है कैरोलिन ने, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ हैं, उन्होंने ये डेट मेंशन करके 14 अक्टूबर 1892 अपने डायरी में लिखी हुई थी। सी कंसीडर्ड इंटरव्यू एज ए क्राइम, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू क्या है, एक क्राइम है। कावर्डली एंड वाइल, जो कि बड़ा ही कायरता और घिनौने तरीके से किया जाता है, क्राइम है ये। देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यू? इंटरव्यू की, साक्षात्कार की स्थिति क्या है बच्चों? साक्षात्कारिता की होना चाहिए, इंटरव्यूअर, साक्षार साक्षात्कारकर्ता की स्थिति क्या है? अरे इंग्लिश में ही सही है। इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? देखिए, द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर सीम्स टू बी इन माइड मिड स्ट्रीम। ठीक है, बट टुडे, मतलब कैसी विचारधारा होनी चाहिए? ठीक है, मिड स्ट्रीम की विचारधारा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब कि शांत स्वभाव का और बड़ा ही अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इसके बावजूद भी इंटरव्यू के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक बहुत ही अच्छे उसका कम्युनिकेशन का साधन भी है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम our most of vivid impressions of our contemporaries are thought interviews। देखिए बच्चों, ये कह रहा है ये सारे विचार होते हैं, इस समय क्या हो रहा है कि लगभग जो है
इतना ये चीजें बहुत बड़े स्तर पे फैल गई हैं, जो इंटरव्यूज हैं, ठीक है, ये बहुत ही क्या हो गए हैं, नॉर्मल से हो गए हैं, और ये बहुत ही गहरा इंप्रेशन भी रखते हैं अपना। देखिएगा, दस द पोजीशन ऑफ द इंटरव्यू हैज रिकवर्ड एंड इम्प्रूव्ड टुडे। अब क्या हो गया है, अब तो देखिए इंटरव्यू की पोजीशन ही बदल गई है, ठीक है। अब तो अभी तो जो बुक बुक लिखी गई थी बच्चों, आज से जब भी 10-20 साल पहले जब भी लिखी गई होगी, उस समय इंटरव्यू की स्थिति बदल चुकी थी। लोग इंटरव्यू देते थे, उनके इंटरव्यू को लिखा जाता था और लोग उसको फॉलो करते थे, और बहुत ही बड़े स्तर पे क्या करते थे, उनको समझते भी थे कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, क्या है। अब तो और भी स्थिति बदल चुकी है। अब तो इंटरव्यू क्या हो गया है, बहुत ही बेहद ही नॉर्मल चीज हो गई है, ठीक है। जब इंटरव्यू आया था तब की कहानी ये लेखक बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसमें ड्रॉबैक हुआ करते थे। देखिएगा, हु वाज अम्बर्ट इको। अम्बर्टो इको कौन थे? अम्बर्टो इको वाज एन इटालियन नॉवलिस्ट, एक इटली के नॉवलिस्ट थे। ही वाज फेम्ड एज अ फिलोसोफर, वो जो है एक फिलोसोफर की तरह प्रसिद्ध थे। मेडवलिस्ट, जो कि मेडिवल हिस्ट्री बताने वाले के रूप में प्रसिद्ध थे। सिमेटोसियन थे, ठीक है। सिमेटोटिक्स बेटा कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें जो है प्रसिद्ध थे। ही वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी 1932, जो कि 5 जनवरी 1932 को पैदा हुए थे, और एंड ऑन 19 फरवरी 2016 को इनका डेथ हुआ होगा। ही यूज्ड टू राइट लिटरेरी फिक्शन, ये क्या करते थे, जो काल्पनिक जो है कहानियां होती थी, चीजें वो लिखा करते थे। एकेडमिक टेक्स्ट लिखा करते थे, रिसर्च वगैरह जो होते हैं, एसेज लिखा करते थे, निबंध, और बच्चों की किताबें जो है लिखा करते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह ये लिखा करते थे। तो ये थे एम्बर्ट इको। देखिएगा, हु वाज रोलैंड बार्थ्स, व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड। रोलैंड बार्थ्स कौन थे, वे निराश क्यों थे? रोलैंड बार्थ्स वाज अ फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट। कौन थे ये? फ्रांस के थ्योरिस्ट थे, ठीक है। एक थ्योरिस्ट और एसेइस्ट थे, ठीक है। निबंधकार थे, फिलोसोफर थे, चिंतक थे, क्रिटिक एंड सेमाटिशियन थे। ये भी सेमाटिशियन थे। सेमाटिशियन एक सब्जेक्ट होता होगा, ठीक है, कोई। अब इस समय हम लोगों के पास इतनी जानकारी है नहीं, या तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई सब्जेक्ट चलता नहीं है। बड़ी पीएचडी स्तर के मतलब बड़े ही विषयों के नाम होते हैं बच्चों। जब आप साइंस के बुक में देखते हो करीब 150-200 विषयों के नाम होते हैं, सारे की आपको जानकारी नहीं होती, बस आप ये जानते रहते हो कि हाँ ये सब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से ये एक विषय थे। एसेइस्ट तो आप समझ सकते हो, फिलोसफर भी आप समझ सकते हो, क्रिटिक आप जानते हो, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में क्रिटिक्स वगैरह देने का काम करते हैं। तो ये सारी काम जो है रोनाल्ड बार्थ किया करते थे, जो कि एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, ठीक है, लिटरेरी थ्योरिस्ट थे। ही वाज बॉर्न होना चाहिए बच्चों यहाँ। ही वाज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1915, ये 12 नवंबर 1915 को पैदा हुए थे, और 26 मार्च 1980 को मर गए थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, वह जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि ही वॉज एन एजिएस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, क्योंकि वो निबंधकार थे, एक जो है नॉवलिस्ट नहीं थे। इसलिए उनको बड़ा जो है फ्रस्ट्रेशन लगता था कि मैं भी कभी लिखूंगा। ही मतलब रोलैंड वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। मतलब वो एक क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, जैसे नॉवलिस्ट लोग करते हैं, लेकिन इससे करने से पहले वो क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। अब उनको स्वर्ग ही ना दिया जाएगा जी, इतने अच्छे मेहनती लोग हैं राइटिंग करने वाले। देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज क्या है? कुछ नहीं थी बेटा, एक बुक थी, द नेम ऑफ द रोज इज अ नॉवेल, एक नॉवेल थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, उम्बर्टो इको के द्वारा लिखी गई थी। इट इज ए सीरियस नॉवेल, ये एक सीरियस नॉवेल थी। इट इज अ डिटेक्टिव याम एट वन लेवल, ठीक है। ये स्टार्ट होती है डिटेक्टिव की कहानी याम के वन लेवल से, बट ये आगे चल के क्या डील करती है, मेटाफिजिक्स के बारे में बताती है, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये सारी ये किताब आगे बताती चली जाती है। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 से 15 कॉपीज, मिलियन कॉपीज, ठीक है।
लगभग ये कितनी कॉपीज बिकी इसकी? 10 से 15 मिलियन, 1.5 करोड़ कॉपी इसकी बिक गई। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध किताब थी ये। वाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइट इट, डिस्पाइज इट? देखिएगा बच्चों, साक्षात्कार का शिकार बनने वाले सेलिब्रिटी इसे क्यों तुच्छ समझते हैं? ठीक है, सेलिब्रिटी राइट्स बिलीव दैट इंटरव्यूज unduly interferes in their private lives. They regard themselves as victim of interviews. देखिए, उनका ये सोचना है, जो इंटरव्यू के मतलब जो दिए हुए हैं, उनको लगता है कि हम विक्टिम हो गए हैं। तो किस लिए सोचते हैं? क्योंकि जब वो इंटरव्यू दिए, उसके बाद उनके प्राइवेट लाइफ के, जो उनका पर्सनल जीवन है, उसकी कुछ बातें उजागर हो गई बच्चों। इससे उनको लगने लगा कि मैं क्या हूँ, एक विक्टिम बन गया। मैंने अपनी जो बातें पब्लिक को नहीं बतानी थी, वो सारी बातें पब्लिक में पहुंचा दी इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। चलिए लॉन्ग आंसर पे आते हैं बच्चों। Who was Umberto Eco? What were his field of writing? How did he write the novel The Name of the Rose? अम्बर्टो इको कौन थे? उनके लेखन के क्षेत्र में क्या योगदान थे? उन्होंने द नेम ऑफ द रोज उपन्यास कैसे लिखा? बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों, तो इसका मान लीजिए 90% चांस इसी क्वेश्चन का आने का है लॉन्ग आंसर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कई बार रिपीट भी कर चुका है, तो इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। अम्बर्टो इको वाज एन इटालियन नॉवेलिस्ट। अम्बर्टो इको क्या थे? इटालियन नॉवेलिस्ट थे। ही वाज फॉन्ड एज फिलोसोफर, जो कि वो फेम्ड होना चाहिए, फॉन्ड लिखा है बच्चों। वो प्रसिद्ध किसके लिए थे? ही वॉज फेम्ड एज अ फिलोसफर, फिलोसफर के रूप में प्रसिद्ध थे, मेडवलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थे, सिमोटिशियन के रूप में प्रसिद्ध थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1932 को पैदा हुए थे, और 19 फरवरी 2016 को ये डेथ हुई थी इनकी। ही यूज टू राइट लिटरेरी फिक्शन, वो जो है काल्पनिक कहानियों के लेखक के लिए जाने जाते थे। एकेडमिक टेक्स्ट के लिए जाने जाते थे, एकेडमिक की किताबें लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, और बच्चों की किताबें लिखने के लिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल वगैरह लिखते थे। सोचो कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, कितनी सारी चीजें में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। दीज ऑल वर हिज फील्ड्स ऑफ राइटिंग, ये सारी जो है फील्ड्स हैं, ये इनके लेखन का क्षेत्र थी। ये इस सब चीजों से डील करते थे। हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, उनका जो नावल था द नेम ऑफ द रोज, वाज रिटन बाय हिम एवरी वेरी कैजुअली, जो कि बहुत ही ऐसे ही लिख दिया गया कि चलो यार इसको लिखते हैं कोई चीज, और वही चीज आगे चल के बहुत ही पॉपुलर हो गई। ही यूज्ड टू राइट नॉवेल ऑन ओनली संडे, वह नॉवेल कब लिखना पसंद करते थे? केवल संडे के दिन बच्चों, संडे के दिन ही नॉवेल वो लिखते थे। He started writing novel once when he was nothing to do, so his novel writing started। ठीक है, जब उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता था, तो नॉवेल स्टार्ट कर देते थे लिखना एक्सीडेंटली। बट लेटर he admitted that writing novel probably satisfied his taste of narration, and only through novels he could reach to a larger audience। ठीक है, उन्होंने बाद में उनको मतलब ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने ऐसा जो है उनको लगा कि जो हम टेस्ट ऑफ नरेशन है, जो लिखने का जो है कला है, जो मैं स्टोरी बताने की जो मेरा स्टाइल है, ठीक है, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन इतने सारे नॉवेल्स लिखने के बाद है भी कुछ ही नॉवेल हैं जो लार्जर ऑडियंस के पास पहुंच पाई। अरे इन्होंने बहुत सारे जो है नॉवेल्स लिखे थे बच्चों, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, ये वाली नॉवेल द रोज ऑफ द, क्या था, नेम ऑफ द रोज, ये वाली नॉवेल काफी पॉपुलर हो गई इनकी। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अम्बर्टो इको wrote and focused on the name of the rose with one more reason also, that people might get bored from reading trash or regular fictions। इन्होंने द नेम ऑफ द रोज बुक जब लिखना स्टार्ट किया था, तो ये सोच के साथ कि लोग बोर हो गए हैं, वही ट्रेश फिक्शन, वही रेगुलर फिक्शन सुन सुन के, मैं कुछ नया करता हूँ। ही सेपरेटेड, उन्होंने अलग किया हिमसेल्फ फ्रॉम द क्राउड थिंकिंग एंड
द समथिंग यूनिक। उन्होंने कहा कि जैसे भीड़ सोचती है, मैं उससे अलग कुछ दूसरा चीज सोचता हूँ, ठीक है, दूसरी चीज लिखता हूँ। जैसे भीड़ को क्या होती है, एक आदत होती है, जैसे आप मूवी देखते हो तो उसमें एक सिस्टम होता है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलेन होगा, होता वही है। हीरो क्या विलेन क्या करेगा, हीरोइन को छेड़ेगा, हीरो जाके बचाएगा, लास्ट में हीरो और विलेन की मार होगी और जो है विलेन की मौत होगी, स्टोरी एंड। लगभग हर मूवी में यही होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये थॉट जो प्रोसेस है, जो नॉवेल लिखने का फिक्शन का तरीका है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। उन्होंने कुछ दूसरा सोचा, ठीक है, उन्होंने हीरो को ही विलन बना दिया होगा या कुछ नया सोचा होगा, ठीक है, एंड द रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला, जैसा उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं मेरी ये इतनी कॉपियां बिकेंगी, इतनी सारी इसकी कॉपियां बिकने लगी और इतना पॉपुलर ये हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिसेस, हाउ डज अम्बर्टो इको एक्सप्लेन इट। मैंने कहा था समरी में आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए, देखिएगा, इंटरसिस, इंटरिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आ सकता है, कई बार आया हुआ है। देखिएगा, इंटरिस्टिस, इंटरिस्टिस इज अ टर्म यूज्ड गिवन बाय फेमस नॉवेलिस्ट अम्बर्टो इको। देखिए इनके वर्ड्स कठिन क्यों हैं, क्योंकि इटालियन है, ठीक है, इंग्लिश रहता समझ में आता। ये जिस प्रकार की इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, सबका टोनिंग होता है बच्चों, टोन समझते हो, शैली, ठीक है। अभी आप जैसे इंग्लिश बोलते हो, एक जो तमिल वाला बंदा होगा वो अलग स्टाइल से बोलेगा, गुजराती अलग स्टाइल से बोलेगा, तो टोन का फर्क आ जाता है, ठीक है, जैसे आपकी लैंग्वेज में आता है, ऐसे ही हर प्रकार के आप चाहे जो लैंग्वेज बोलो, टोन का तो फर्क रहता ही है। he defines interstices as empty spaces, कि उन्होंने कहा कि जो interstices है, ये एक प्रकार का खाली स्थान है। according to eco, we have a lot of empty spaces in our lines which he calls interstices। देखिए उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी जो है ऐसे खाली स्थान होते हैं अपने जीवन में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि इसको हम इंटरस्टिसेस कहते हैं, और इन्हें हम कैसे भर सकते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया। ही गिव्स द एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल दिया। सपोज, मानिए कोई व्यक्ति है, कमिंग टू हिज प्लेस, वह अपने स्थान पे आ रहा है। द पर्सन इज इन एन एलिवेटर, और वह एक एलिवेटर में है, ठीक है, कहाँ है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट में। while the person is coming up, जब पर्सन आ रहा हो, he is waiting for him, ठीक है, कि वह किसके लिए वेट कर रहा है, उस एलिवेटर के लिए वेट कर रहा है कि एलिवेटर वाला आएगा, खोलेगा, मैं जाऊंगा एलिवेटर से, इतना टाइम, ठीक है। दिस इज एन इंटरस्टिस, यह क्या है, एक खाली स्थान है, इंटरस्टिस है, ठीक है, एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान है। ही वर्क्स इज इन एम्प्टी स्पेसेस, वह क्या कर सकता है, काम कर सकता है, इस खाली स्थान में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। while waiting for elevator to come from the first to the third floor, जब तक फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाए, ये सोचने के बजाय वो कुछ इसमें काम कर सकता है। he has already written an article, ठीक है, उन्होंने इसका एक आर्टिकल भी इस बारे में लिख चुके हैं वो। thus अम्बर्टो describes interests, इसी को अम्बर्टो ने क्या कहा, interests कहा। according to the ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एन इंटरस्टिस इज अ स्मॉल ब्रेक और स्पेस इन समथिंग, कि जो ऑक्सफोर्ड की आपकी डिक्शनरी है बच्चों, उसके अनुसार इंटरस्टिस क्या है, स्मॉल ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक है, ठीक है, या स्पेस है, जगह है छोटी सी, किसी चीज के, बड़ी चीज के जगह बीच में, ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। देख रहे हो कौन कौन से वर्ड डिफाइन करवाए जा रहे हैं आपसे पेपर के लिए, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे सीधे सीधे, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल द नेम ऑफ द रोज इज, हाउ वाज इट पब्लिश्ड एंड व्हाट वाज इट्स सक्सेस। द नेम ऑफ द रोज किस तरह का उपन्यास है, इसे प्रकाशित किया गया, कैसे इसे प्रकाशित किया गया, इसकी सफलता क्या रही। द नेम ऑफ द रोज वाज अ नॉवेल written by Umberto Eco. इट वॉज अ सीरियस नॉवेल, यह कैसी नॉवेल है, गंभीर नॉवेल है। इट वॉज अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग में यह किसकी बात करती है, डिटेक्टिव यार्न से इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। डेल्व्ड इनटू मेटाफिजिक्स, आगे जब ये बढ़ती है तो मेटाफिजिक्स की बात करती है,
फिर ये आगे चल के थियोलॉजी की बात करती है, फिर ये आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री की बात करती है। फॉर द पब्लिकेशन ऑफ हिज नॉवेल व्हेन अम्बर्टो इको, इस नावल के, जब ये नावल पब्लिश होने वाली थी उस टाइम पे अम्बर्टो इको उन्होंने अप्रोच किया कि अमेरिकन पब्लिशर, जो अमेरिकन पब्लिशर हाउस है जहां से पब्लिश होगी, ठीक है, सी reverted that she had loved his book, but she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country. जो पब्लिशर थी अमेरिका की, उसने कहा कि यह उस किताब को बहुत ही जो है अच्छी लगती है उसको, लेकिन यह 3,000 कॉपीज से ज्यादा यहाँ पे बिकने वाली नहीं है, क्योंकि नो बडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों न, कोई भी व्यक्ति कैथेड्रल या लैटिन नहीं पढ़ा हुआ है, इतनी जो है कठिन लैंग्वेज वो ये पढ़ेगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। फिर देखिए, सो द आथर, तो अम्बर्टो इको ने क्या सोचा, गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपी ओनली, फिर उन्होंने कहा कि भैया बस 3,000 कॉपी का एडवांस हम दे दे रहे हैं, इतना जो है कॉपी आप प्रिंट कर दो। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन कॉपीज। लास्ट में क्या हुआ, ये अमेरिका में 20 से 30 मिलियन, मतलब 2 से 3, 20 से 30 लाख जो है यूएसए में ही बिक गई। अब इन्होंने स्टार्टिंग कितने, मतलब ऑर्डर कितने का दिया था, 3,000 का। इट्स सक्सेस कैन बी counted by the statistics that it sold about 10 to 15 million copies of his book, The Name of the Rose Worldwide। देखो, पहले इन्होंने जो है ऐसा किया था, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो था उनका सारा कुछ फेल कर गया, उनका जो सोच था सब कुछ फेल कर गया। कहाँ 3,000 कॉपी, कहाँ 30 लाख कॉपी बिकी अमेरिका में, और पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी कॉपियां बिकी, 10 से 15 मिलियन, 1 से 1.5 करोड़ कॉपियां बिकी, मतलब इस पुस्तक की बिकी, प्रतियां बिकी, ठीक है। तो इसकी ह्यूज सक्सेस किस पे डिपेंड करती थी, इसमें जो विचार थे उस पे, ठीक है, न कि जो है इसकी लैंग्वेज की। तो ये बात हुई बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।